स्टूडेंट्स वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन सिंबल फॉर्म। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये एक केमिकल इक्वेशन दी गई है। अब उसको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है? बैलेंस करने से मुराद ईच एलिमेंट के एटम्स की तादाद को इक्वल करना है, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट में भी। उससे पहले यहाँ पे दो बातें की गई हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या कहा गया है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट के हों और प्रोडक्ट के, उनका एटम्स की तादाद सेम हो तो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल दी गई है। अब इस एग्जांपल में देखें, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहे हैं और हमारे पास सोडियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। यहाँ पे ये हाइड्रोजन देखें, 1 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन हो गए रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट्स की तरफ आए तो हाइड्रोजन के साथ 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन के एटम और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के एटम इक्वल हैं। इसी तरह क्लोरीन को देखें, यहाँ पे क्लोरीन का 1 एटम, इसी तरह प्रोडक्ट में भी क्लोरीन का 1 एटम। सिमिलरली सोडियम 1 एटम और यहाँ पे भी सोडियम का 1 एटम है। ऑक्सीजन का 1 एटम और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का 1 एटम। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें एटम्स की तादाद रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट में सेम हो उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरी तरफ आते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस के क्या मुराद हुआ? कि जिसमें एटम्स की तादाद सेम नहीं होगी। द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, रिएक्टेंट साइड्स एंड प्रोडक्ट साइड इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ और यहाँ पे HCl गैस बन रही है। अब रिएक्टेंट्स में देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम है क्योंकि इसके साथ 2 लिखा गया है। और प्रोडक्ट्स में देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिर्फ 1 एटम है। इसी तरह रिएक्टेंट्स में देखें, क्लोरीन के कितने एटम है? 2, जबकि प्रोडक्ट में क्लोरीन का यहाँ पे 1 एटम है। तो इसका मतलब है ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं। आपकी बुक में जो दिया गया है वो मोस्ट कॉमन मेथड जो यूज होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इस मेथड में क्या किया जाता है कि केमिकल इक्वेशन में कुछ कोफिशिएंट्स ऐड किए जाते हैं, चाहे रिएक्टेंट की तरफ ऐड करें या प्रोडक्ट की तरफ। तो इस तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब ट्रायल एंड एरर मेथड में जो है वो कुछ रूल्स बताए गए हैं कि किस तरीके से किन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो हम ये रूल्स पढ़ते हैं। जी, the working rule for balancing a chemical equation are as follows. Write the unbalanced equation and count the number of atom of each substance on the both side of arrow. सबसे पहले तो आपने जो केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ये ना हो कि आपके रिएक्टेंट कुछ और आपका प्रोडक्ट कुछ और बन रहा हो। तो आपने जब भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपकी केमिकल इक्वेशन बिल्कुल ठीक फॉर्म में लिखी हुई हो। वर्क विद 1 सब्सटेंट एट अ टाइम। और जब आप उसको बैलेंस कर रहे हो तो आपने उसको एक सब्सटेंट से मुराद यहाँ पे हमने किसी एक एटम को कंसीडर करते हुए उसको सबसे पहले बैलेंस करना है। मल्टीप्लाई द सिंबल्स और फार्मूला विद द सूटेबल इंटीजर्स। अब ये मैंने बात की थी कि कोई कोफिशिएंट्स ऐड कर सकते हैं और कोफिशिएंट या इंटीजर्स क्या है? मैथ के नंबर, जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी नंबर हो सकता है। जरूरी नहीं है 5 तक हो, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो आपने अपनी इक्वेशन में इन नंबर्स को ऐड करते हुए अपनी इक्वेशन को बैलेंस करना होगा। रिपीट द प्रोसेस फॉर ऑल द सब्सटेंस वन बाय वन और बैलेंस द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एट द एंड। कि यहाँ पे आपको एक टिप दिया गया है कि आपके जो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं इनको आप कोशिश करें कि इनको एंड में करें, इससे पहले दूसरे जो एलिमेंट्स आते हैं, दूसरे एटम्स हैं, आप उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं। एग्जाम्पल देखें जी। एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट कर रही है और यहाँ पे ये अमोनिया गैस बन रही है। अब सबसे पहले तो आपने इसके एटम्स काउंट करने हैं। देखें आपके रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम है क्योंकि इसके साथ ये 2 लिखा हुआ था, इससे मुराद इसके 2 एटम है। इसी तरह हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एटम है? 2 एटम है। जबकि प्रोडक्ट्स की तरफ आए तो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे इसके सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है नाइट्रोजन का सिंगल एटम है और हाइड्रोजन के साथ ये 3 लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो हमें पता चल रहा है कि ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको हमने खुद से बैलेंस करना है। अब आप स्टेप्स की तरफ आए।
आपने एक तरफ रिएक्टेंट लिख दिया, एक तरफ प्रोडक्ट लिख दिया। जैसे मैंने भी आपको बताया कि रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 है, हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं, जबकि प्रोडक्ट्स में नाइट्रोजन का 1 एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है। तो इसका मतलब है ना तो नाइट्रोजन बैलेंस है और ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है। तो अब आपने स्टेप 2 में क्या करना है, एड अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट टू बैलेंस नाइट्रोजन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे क्योंकि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो हमने क्या किया कि प्रोडक्ट्स में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके साथ हमने ये 2 ऐड कर दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो 2 ऐड किया है, ये 2 हमारे पास नाइट्रोजन के लिए भी होगा और यही 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी होगा, क्योंकि ये NH3 एक पूरा फार्मूला है। तो इसलिए जो 2 हम यहाँ पे ऐड करेंगे कोएफिशिएंट, ये नाइट्रोजन के लिए। अब जब नाइट्रोजन के लिए होगा तो इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन तो हमारी बैलेंस होगी, लेकिन जब ये 2 इधर लिखा गया है तो ये हाइड्रोजन के लिए भी है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ पहले ही सबस्क्रिप्ट में हमारे पास 3 लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या याद रखना है ये बात कि ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 3 6। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो 6 हो जाएंगे। अब इनको बैलेंस करने के लिए आप रिएक्टेंट की तरफ दोबारा आए। नाइट्रोजन तो हमारी बैलेंस हो चुकी है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 हैं, जबकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिए गए हैं, 2। इस 2 को बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें, जो कि आपको अगले स्टेप में बताया गया है, अपना अगला स्टेप देखें जी, ये देखें यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ हमने 3 लगा दिया। जब यहाँ पे ये 3 लगाया तो ये 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 6। तो अब अपनी इक्वेशन देखें, उसमें हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो चुकी है। देखें जी, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन के 2 एटम थे और प्रोडक्ट में भी जब हमने 2 कोएफिशिएंट ऐड कर लिया तो नाइट्रोजन के भी 2 एटम्स हो गए। इसी तरह हाइड्रोजन के एटम देखें, पहले तो आपने इसको जब यहाँ पे 2 ऐड किया तो हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 एटम हो गए। तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट की तरफ हम दोबारा आए और हमने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया, तो 3 2 6। तो इस तरीके से ये हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है जी। अगली एग्जांपल की तरफ आते हैं हम। अब यहाँ पे देखिए CH4 ये मीथेन है, मीथेन का फार्मूला है CH4 प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और साथ में हमें मिल रहा है वाटर, H2O वाटर का फार्मूला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये भी आपने सबसे पहले इसमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स। तो अब रिएक्टेंट्स में देखें हमारे पास कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। अब रिएक्टेंट में देखें कार्बन के कितने एटम है, 1, जो यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है। हाइड्रोजन के कितने हैं जी, 4 और ऑक्सीजन के कितने हैं जी, 2 एटम है ऑक्सीजन के। प्रोडक्ट्स की तरफ आए, प्रोडक्ट्स में कार्बन के कितने हैं, 1, तो इसका मतलब है कार्बन बैलेंस होगी हमारे पास। अब हाइड्रोजन की तरफ आए, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 लिखा है, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 एटम है, जबकि रिएक्टेंट में कितने थे, 4, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस नहीं है, हमने इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन की तरफ आए, अब यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्सीजन का 2 एटम, यहाँ पे भी ये ऑक्सीजन मौजूद है, इसके साथ कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब है 1, तो ये 1 + 2 जो है 3 हो जाएंगे। तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स में ऑक्सीजन के 3 एटम्स मौजूद है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 3 एटम्स। तो ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है जी। उसको बैलेंस करने के लिए स्टेप 2 में देखें क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की है जी। स्टेप 2 में देखें सबसे पहले इसमें इन्होंने हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश की है कि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स है तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन के साथ 2 लिख दिया। हाँ जी, अब ये 2 और ये 2 2 क्या हो जाएगा, 4। तो इस तरीके से हमारे हाइड्रोजन के एटम जो है वो बैलेंस हो गए। अब पीछे ऑक्सीजन के रह गए थे। अब आप देखें ये 2 जब हमने यहाँ पे ऐड किया था, तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो भी किसी फार्मूले के साथ कोएफिशिएंट ऐड करेंगे वो उसके ईच एलिमेंट के लिए ऐड होगा। 2 यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए भी था और यही 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में ऑक्सीजन एटम्स की तादाद देखें कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स में हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, 4। तो रिएक्टेंट्स में उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ हमने ये 2 ऐड कर दिया, तो 2 2 4। तो इस तरीके से ये हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई जी। स्टूडेंट एक और एग्जांपल दी गई है कैल्शियम क्लोराइड। अब आपने यहाँ पे देखना Ca एक कैल्शियम का सिंबल है, तो ये एक एलिमेंट इसको कंसीडर करेंगे और क्लोरीन दूसरा। इसी तरह सोडियम Na2 और CO3, यहाँ पे C जो है वो कार्बन के लिए और O जो है वो ऑक्सीजन के लिए। फिर ये जो अब आगे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड बनेगा। अब सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपके एलिमेंट्स है किस किस रेशो में है। यहाँ पे अगर पहले कैल्शियम को देखें तो आपके रिएक्टेंट में कैल्शियम का 1 एटम है और प्रोडक्ट में कितने हैं, कैल्शियम का 1, इसका मतलब आपका कैल्शियम जो है वो बैलेंस है। क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन के रिएक्टेंट में 2 एटम्स है, ये यहाँ पे बताया गया है,
लेकिन अगर प्रोडक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे क्लोरीन का सिर्फ एक एटम मौजूद है, तो इसका मतलब है हमारी क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस है। फिर इसी तरह सोडियम देखें, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स हैं जबकि प्रोडक्ट में सोडियम का 1 एटम है, तो सोडियम भी अनबैलेंस है। कार्बन को देखें, कार्बन 1 एटम, इसी तरह यहाँ पे ये कार्बन 1 एटम बैलेंस, और ऑक्सीजन के 3 एटम और ये भी ऑक्सीजन के 3, तो ये बैलेंस। तो यहाँ पे सिर्फ हमने क्लोरीन और सोडियम को बैलेंस करना है। इनको बैलेंस करने के लिए देखें जी, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम है जबकि प्रोडक्ट में सोडियम का सिंगल है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे कोफिशिएंट 2 ऐड कर देते हैं। जब यहाँ पे कोफिशिएंट 2 ऐड किया तो सोडियम के एटम भी 2 हो गए, तो इसका मतलब है हमारे पास सोडियम भी बैलेंस हो गया। 2 ही सोडियम के एटम रिएक्टेंट्स में है और 2 ही सोडियम के एटम प्रोडक्ट में है। अब यहाँ पे ये 2 ऐड करने से क्लोरीन के एटम भी तो 2 हो गए, और हमें 2 ही क्लोरीन के एटम्स को करना था क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स में भी क्लोरीन के 2 एटम है। तो सिर्फ एक सिंगल कोफिशिएंट लगाने से हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है जी। यहाँ पे देखें, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आपको यहाँ पे केमिकल इक्वेशन दी गई और पूछा गया कि इसके साथ क्या रॉन्ग है। आपको याद होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पे कभी भी इस तरह एटॉमिक फॉर्म में नहीं होती है, हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे जो गलती है ये ऑक्सीजन का उसका डाई एटॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ 2 होना चाहिए था, तो तब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और अब आपने इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए देखें जी कैसे बैलेंस करेंगे। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का 1 एटम, यहाँ पे भी मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम बैलेंस है। लेकिन जब ऑक्सीजन की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन के 2 एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन का सिंगल है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 ऐड कर दिया। जब ये कोफिशिएंट में 2 ऐड करेंगे ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी, लेकिन इस 2 ऐड करने की वजह से ये हमारा मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया, तो इसलिए रिएक्टेंट में भी यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी जी। मिनी एक्सरसाइज दी गई है कि आपको कहा गया है इस इक्वेशन को बैलेंस करें। रिएक्टेंट्स में देखिए हमारे पास Fe आयरन के लिए है, आयरन का सिंबल है, प्लस क्लोरीन के साथ ऐड करेगा तो फेरिक क्लोराइड बनेगा। अब देखें यहाँ पे आयरन तो हमारे पास बैलेंस है, आयरन का भी 1 एटम और प्रोडक्ट में आयरन का 1, लेकिन हमारी क्लोरीन जो है वो बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे क्लोरीन के एटम्स की तादाद 3 है जबकि रिएक्टेंट्स में यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कोई एक हम ऐसा सिंबल या एक ऐसा कोफिशिएंट सोचेंगे कि वो रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में सेम हो जाए। तो अगर हम यहाँ पे 2 ऐड करें, अब ये आप लोगों ने खुद से थोड़ा सा अपने दिमाग से सोचना है। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करती हूँ तो ये 2 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब है क्लोरीन के यहाँ पे हमारे पास कितने एटम हो जाएंगे 6। अब रिएक्टेंट्स में इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टेंट्स में क्लोरीन के 2 एटम है, तो हम कोफिशिएंट में 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी 3 2 क्या हो जाएगा 6। तो इस तरीके से ये हमारी क्लोरीन के एटम तो बैलेंस हो गए, लेकिन इस 2 के ऐड करने की वजह से हमारा आयरन डिस्टर्ब हो गया है। तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स में आयरन कितने हो गए 2, तो रिएक्टेंट्स में उसको बैलेंस करने के लिए हमने आयरन के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट 2 ऐड कर दिया। तो अब अपनी इक्वेशन को देखें, आयरन के 2 एटम, इसी तरह यहाँ पे भी आयरन के 2 एटम, आयरन बैलेंस हो गया। क्लोरीन को देखें 3 2 6 क्लोरीन के एटम हो गए, और यहाँ पे भी 3 2 6, तो ये हमारा क्लोरीन भी बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी जी। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ देखें। नेक्स्ट इक्वेशन में एल्यूमिनियम सिंगल एटम उसका है जबकि ऑक्सीजन के कितने हैं 2, प्रोडक्ट में बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे एल्यूमिनियम के 2 एटम है जबकि ऑक्सीजन के कितने हैं 3 एटम्स हैं। अब देखें जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में था 2 और यहाँ पे 3 का डिफरेंस था, तो इसको हमने कवर करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे कोफिशिएंट में 2 ऐड कर दिया था। ये 2 जब ऐड करेंगे तो 2 3 6, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन के एटम हमारे पास यहाँ पे कितने हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स में 6 हो जाएंगे। तो आते हैं रिएक्टेंट्स की तरफ। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम को 6 करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट में हमने 3 ऐड कर दिया, तो 3 2 6, तो इस तरीके से हमारी ऑक्सीजन तो बैलेंस होगी। लेकिन एल्यूमिनियम की तरफ आए, 2 यहाँ पे एल्यूमिनियम के पहले थे और 2 यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऐड किया, तो जब कोफिशिएंट ऐड किया तो 2 2 4, जबकि यहाँ पे एल्यूमिनियम का रिएक्टेंट में तो सिंगल था, तो इसके लिए हमने बैलेंस करने के लिए इसके कोफिशिएंट में 4 ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारी एल्यूमिनियम भी बैलेंस हो गई है। तो अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई जी। अगली इक्वेशन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में देखें, अब यहाँ पे पहले तो एलिमेंट आइडेंटिफाई करें कौन कौन से। Na फॉर सोडियम, C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन, H फॉर हाइड्रोजन, Cl फॉर क्लोरीन एंड O फॉर ऑक्सीजन। अब देखें जी, यहाँ पे सोडियम के 2 एटम्स जबकि प्रोडक्ट में सोडियम का हमारे पास ओनली 1 एटम। उसके बाद कार्बन के आते हैं, कार्बन 1 जबकि प्रोडक्ट में भी 1, इसका मतलब है कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन के यहाँ पे देखें 3 एटम ये है, ऑक्सीजन के 3 ये, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन मौजूद है तो 3 है, तो 3 + 3 6 हो गए। रिएक्टेंट्स में हमारे पास ऑक्सीजन के 6 हैं, तो प्रोडक्ट में देखें कितने हैं,
प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 3 +2 एंड +1, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन बैलेंस है, हमारी कार्बन भी बैलेंस है, हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस है। अब आते हैं हाइड्रोजन की तरफ। यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब है ये हमारी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। क्लोरीन की तरफ आए, क्लोरीन का यहाँ पे 1 एटम और यहाँ पे भी क्लोरीन का 1 एटम है, तो क्लोरीन भी हमारी बैलेंस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सोडियम के 2 है, यहाँ पे जो सोडियम लिखा हुआ है यहाँ पे हम कोफिशिएंट में इसके साथ 2 ऐड कर देते हैं। इस 2 को ऐड करने से हमारा सोडियम जो है वो बैलेंस हो गया। Na2 था यहाँ पे भी सोडियम के 2 हो गए। लेकिन अब ये जो हमने सोडियम यहाँ पे ऐड किया है, ये 2 तो सोडियम के लिए भी था, यही 2 क्लोरीन के लिए भी है और यही 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है। तो स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे सोडियम को बैलेंस करते हुए हमारी क्लोरीन अनबैलेंस हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन के भी कितने एटम्स हो गए 2, जबकि रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्लोरीन के यहाँ पे कितने एटम थे 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी 2 कोफिशिएंट को ऐड कर दिया। इस कोफिशिएंट को ऐड करने से देखें क्लोरीन कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन भी यहाँ पे जो 3 2 6 है, तो इसमें भी 3 2 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस। अब प्रोडक्ट्स में हमारे पास हाइड्रोजन कितने थे 2, जब हमने यहाँ पे ये 2 ऐड किया तो हमारे पास ये हाइड्रोजन भी 2 ऑटोमेटिकली उसमें रिकवर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो चुकी है। अगली चीज देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिलके बना रहे हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। इस इक्वेशन में देखें कार्बन का यहाँ पे सिंगल एटम है, जबकि प्रोडक्ट में कितने हैं 6, तो कार्बन अनबैलेंस है। इसी तरह ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे ये 2 ऑक्सीजन और 1 3, जबकि प्रोडक्ट्स में 6 ये है और 2 ये है, 8 हमारे पास प्रोडक्ट्स में है। इसी तरह हाइड्रोजन भी अनबैलेंस है। तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जी यहाँ पे कार्बन अगर 6 है तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स में कार्बन के साथ 6 ऐड कर देंगे। जी कार्बन तो हमारी बैलेंस हो गई है। जी स्टूडेंट, कार्बन को बैलेंस करते हुए अब ऑक्सीजन के एटम्स की तादाद देखें। यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, 6 2 12, तो यहाँ पे 12 ऑक्सीजन के एटम बन जाएंगे और यहाँ पे ये भी है 12 और 13, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन तो हमारी अनबैलेंस होगी और हाइड्रोजन भी अभी तक बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, जबकि रिएक्टेंट्स में हमारे पास यहाँ पे 2 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे आप 6 ऐड कर दें तो 6 2 12, हमारी कार्बन भी बैलेंस हो गई, हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी। अब ऑक्सीजन रहेगी, आप ऑक्सीजन के एटम काउंट करें। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में देखें ऑक्सीजन के एटम 6 2 12 यहाँ पे है इसके प्लस, अब यहाँ पे ये जो 6 इसके साथ अटैच हुआ है तो इसका मतलब है ये 6 ऑक्सीजन के लिए भी है, तो 12 + 6 18, तो इसका मतलब है रिएक्टेंट्स में जो ऑक्सीजन के एटम है वो 18 है। जबकि प्रोडक्ट्स की तरफ आए, प्रोडक्ट्स में कितने हैं, यहाँ पे ये 6 प्लस यहाँ पे सिर्फ ये 2 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमें इन एटम्स को 12 करना है। अगर ये 12 होंगे तो 12 + 6 18 बनेगा, तो इसको 12 करने के लिए हम यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे, तो ये 6 2 12, तो इस तरीके से ये हमारी ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।